वेलकम बैक टू द शो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उस पर थोड़ा आपका इनपुट हमें चाहिए होगा कि हमने देखा बैरिस्टर गौहर एक बड़ा मिलनसार इनकिसार पसंद चेहरा बनकर सामने आया, सॉफ्ट वर्जन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन उन्हें रिमूव करके बैरिस्टर अली ज़फ़र को सामने लाया गया है। और हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब जो कि हार्ड लाइनर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस नहीं दे सके सेटिस्फैक्ट्री। कैसी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री होती है फॉर इमरान खान साहब, और अली ज़फ़र कैसे मुख्तलिफ हैं बैरिस्टर गौहर से? खान साहब के लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है कि कोई बंदा गरजे, लड़ाई करे, गाली गलोच करे थोड़ी बहुत, और कानून के ऊपर पूरा उसका वजन उसका दस्तरस हो, कंट्रोल होना चाहिए। अच्छा, और ताकि क्योंकि बहुत से इश्यूज लीगल इश्यूज भी बनते हैं। बिल्कुल। अब ज़ाहिर है अली ज़फ़र साहब का बेहतर कंट्रोल है ओवर ऑल दीज थिंग्स। और लोगों का ये कहना है कि कंपेयर टू गौहर साहब, अली ज़फ़र विल बी हार्डर। गौहर साहब का ये एक इम्प्रेशन ये है कि बड़ा उनका सॉफ्ट डिमीनर रहा है, सॉफ्ट तरीके से उनकी गुफ्तगू रही है, बड़ी सीरियस किस्म की। और अली ज़फ़र थोड़ा सा आगे बढ़ के थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करते हैं बात। मगर मैं समझता हूँ कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अली ज़फ़र भी क्योंकि वकील हैं तो उन्हें भी पता है कि किस तरीके से बात करनी है। वो भी नाप तोल के करते हैं और बैरिस्टर गौहर भी नाप तोल के करते हैं। तो मेरा ख्याल है कोई ख़ास नहीं था, मगर कुछ लोग होते हैं जो कि शक डालना, कोई कान के अंदर बातें करनी शुरू कर देते हैं खान साहब की। और मैं समझता हूँ कि गौहर साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि शायद इनके तल्लकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या इस किस्म की बात। क्योंकि इनसे अपॉइंट होने से पहले कुछ खबरें चल रही थी कि चिड़िया ने भी मुझे आके कुछ कहा था कि आपका, मैंने पूछा कौन है, कौन आ रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन आएगा, कोई ऐसे लगता है कि दीर से कोई आएगा। अच्छा। तो मेरे तो जहन में भी नहीं था कि, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये दीर से हैं, ये नॉर्दर्न एरिया से हैं या। तो फिर जब ये हुआ तो मैंने कहा अरे ये क्या चक्कर है। अच्छा, ये कहा जाता है इनके बारे में कि एस्टेब्लिशमेंट के अप्रूवल से ये आए थे। कहने को तो बहुत कुछ कहा जाता है, देखिए, तो वी डोंट नो, तो ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। मगर ये बातें खान साहब कानों के कच्चे हैं, तो ऐसी बातें शायद पहुंची होंगी उनके कि ये इतने सॉफ्ट हैं, हार्ड नहीं हैं इनको। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इन्होंने जब इलेक्शन कराए थे ना इंटर पार्टी, जो कि उड़ा दिए हैं जी ईसीपी ने, खान साहब उससे भी बड़े मायूस है कि तुम्हें एक टेस्ट केस था, ये सही तरीके से करते तुमने ये भी एक मौका गवा दिया। ठीक। तो आई थिंक दैट वाज आल्सो मेजर। और अब फिर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं और इसमें अली ज़फ़र साहब ही हैं और नाम भी आइन से शुरू होता है इनका। There you go. So another thing, अब जब ये मामला हो रहा है तो जो इनकी रिजर्व सीट्स हैं, आपको पता है आज के पंजाब असम्बली के इजलास में भी यही बात हुई और सिप्तैन खान साहब ने ये कहा कि हम कब तक लटका सकते हैं इस सेशन को, इजलास को, अगर रिजर्व सीट्स नहीं एलोकेट की जाती। उस पर इलेक्शन कमीशन बैठा, लेकिन फैसला नहीं हुआ अभी तक। कहा जा रहा है लीगल विंग जो है वो ब्रीफ करेगा इलेक्शन कमीशन को एंड देन कोई डिसीजन शायद जाके बाय मंडे हो। तो लेट, इतनी ताख़ीर क्यों कर रहे हैं? देखिए, मुझे पता नहीं है ऑब्वियसली कि इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगी। मैं जब भी कोई इस किस्म की पेशन गोई करता हूँ तो वो पीटीआई वाले शुरू हो जाते हैं कि जी देखे जी सेठी को पता था, जैसे सजा के बारे में। हाँ, कि पहले से फैसले हुए हुए थे तो सेठी को पता था, आपका नाम ले लिया था। हाँ। अच्छा ठीक है, आई मीन, तो मगर ऐसी सूरत हाल नहीं है। मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, फैक्ट्स को इकट्ठा करता हूँ, जोड़ता हूँ, और फिर जो मुझे लॉजिकली नज़र आता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर चिड़िया की खबर हो वो भी बता देता हूँ कि ये खबर के बेसिस के ऊपर मैं कह रहा हूँ, मगर ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस कर रहा हूँ मैं। फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में, दोनों चीज़ों में फ़र्क है। तो अब ये है कि यहाँ खबर तो कोई नहीं, ना ही हो सकती है। इलेक्शन कमीशन और जुडिशल फैसलों के बारे में खबर नहीं होती, वहाँ एनालिसिस होता है। अब एनालिसिस मेरा ये है कि फ़ैसला ये हुआ कहीं कि खान साहब को नहीं जीतने देना ये इलेक्शन। अच्छा, ये खबर है, ये एनालिसिस है। नहीं, ये खबर कम एनालिसिस है ये। अब एक नया लफ्ज़ आपने खोज, नई टर्मिनोलॉजी है, खनालिसिस। यस। अच्छा, तो खनालिसिस ये था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते जैसे पीटीआई चाहती थी तो फिर सिंबल भी मिल जाना था। हाँ। फिर ये गिरफ्तारियाँ भी ना होती, फिर वो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं प्री पोल रिगिंग के वो भी ना होते, फिर इतने लोगों, फिर ये इंडिपेंडेंस वाला मसला भी ना होता, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है। तो अगर यहाँ तक मामला गया है
तो क्या अब उस मामले के ऊपर मिट्टी उनके मिट्टी पानी है और इन्होंने उसे रिजर्व सीटा दे देनी है, खोता खूब पा देना, खोता खूब पा देना। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये खबर नहीं है, ये एनालिसिस है। अब एनालिसिस से ये है कि मुश्किल लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन जो है इनको रिजर्व सीट्स दे दे। तो अब वो पूरा लीगल ओपिनियन का मतलब ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स देंगे वो तैयारी की जा रही होगी। अच्छा। कि ये नहीं है, मगर ये जाएगा मामला वहीं जहाँ मामले जाते हैं। कहाँ? आप कोर्ट्स में। अच्छा, कोर्ट्स की बात कर, मुझे लगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अच्छा, ठीक है ना। तो फिर वहाँ ये सारे फैसले होंगे और अली जफर साहब वहाँ भी एज पार्टी हेड भी और एज द टॉप लॉयर रिप्रेजेंटिंग खान साहब एंड द पीटीआई, फिर ये वहाँ ये आर्ग्यूमेंट्स होंगे। मगर आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कानूनी तौर पे भी केस पीटीआई का बड़ा कमज़ोर है। अच्छा। हाँ। और अगर आपने कानूनी तौर पे करना है और सियासी तौर पे नहीं करना, तो फिर ये कानूनी तौर पे वही फैसला आएगा या आ सकता है जैसे फैसला सिंबल पे हुआ था, वो ही, यानी क्योंकि वो टेक्निकल फैसला था। टेक्निकल फैसला था। हाँ। सियासी तौर पे तो वो फैसला किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ। मगर कानूनी तौर पे वो सॉलिड था जी, प्योरली टेक्सचुअल बेसिस के ऊपर। तो टेक्सचुअल अगर यहाँ भी जाएंगे तो ये भी नहीं, इनको रिजर्व सीट्स नहीं मिलेंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, वैसे फैसल वाबडा साहब ने भी ऐसी प्रेडिक्शन किया। अब देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या फैसला करता है, और फिर हम इलेक्शन के साथ आएंगे फिर, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राह अमल पे भी बात करेंगे। आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली मार्च का महीना। इसमें है सदारती इंतखाब, सेनेट इलेक्शन की भी बाज़ गश्त है, और भी बहुत कुछ, बहुत से आपके सवाल सेठी साहब के सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा, जैसे ही पीसीबी में ओहदों की बंदरबांट शुरू हुई, चेंजेस आई ना, तो हमारे इस शो को लेकर लोगों ने भरमार कर दी पीसीबी से रिलेटेड क्वेश्चंस की। अक्सर ऐसे सवाल आते थे और लोग आपसे मुतालिक जानना चाहते थे कि आप उधर क्यों नहीं गए। चले, हमने इस सवाल को अक्सर सरफे नज़र किया, लेकिन जैसे ही PSL स्टार्ट हुआ है, एक बार फिर इन्फ्लक्स देखा गया है क्वेश्चंस का। अब ये अज़हर फ़ारूक साहब है, उन्होंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा है, वो आपको सुनवाती हूँ मैं। जी। पीसीबी के हालिया इलेक्शन में जनाब को चेयरमैन पीसीबी नामजद नहीं किया गया और मोहसिन नकवी साहब बिला मुकाबला चेयरमैन पीसीबी मंतखब हुए। हालांकि आपकी PSL लाने में और पाकिस्तान की क्रिकेट को बहाल करने में बहुत बड़ा अहम किरदार है। क्या आप इस चीज़ को लेके थोड़ा सा नाला हैं या नाराज़ हैं? बताएं, आप खफा? एक्चुअली इस किस्म के बहुत से सवाल आए हुए हैं। जी। आपने सिर्फ एक ही सिलेक्ट किया है। जी, एक सिलेक्ट किया, बाकी सबको हमने, जाहिर है वो अब इतने टाइम नहीं है कि मैं सारे इसी किस्म के, इसी किस्म के। क्या बात है, आप बाहर बैठे हुए जी, और ये लोग, और आप बात भी नहीं करते, और बात भी नहीं, सवाल के जवाब भी नहीं देते। हाँ। अच्छा, बात ये सही है कि जब रमीज़ राजा साहब चेयरमैन थे, तो उस वक्त भी मैंने किसी किस्म की कमेंट्री उनकी कारकर्दगी पे नहीं की। जी। बहुत लोग मेरे से नाराज थे, मीडिया वाले। जी, इंटरव्यू रिक्वेस्ट किए गए थे आपसे, आपने नहीं दिए। हमें बताएं आपका क्या जी। क्योंकि एक ट्रेडिशन रही है कि जब भी कोई नया चेयरमैन आता है या नई मैनेजमेंट आती है, तो सारा मीडिया एक्स चेयरमैन के पास भागता है कि आप तनकीद करें, क्योंकि मीडिया को तनकीद चाहिए ना, फ्यूल चाहिए। हाँ, उनको तो चाहिए कोई गाली दे जो नए बंदे आए हों, कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए। तो वो हर चेयरमैन बोलता था। जी। तो जब मैं भी था, जब आप आए तो तब वो बोले, फिर भी ये काम चलता रहा। किसी वक्त तौकीर ज़िया साहब को निकाल के ले आते थे, किसी वक्त खालिद महमूद साहब को ले आते थे, एंड किसी वक्त ज़का अशरफ साहब को ले आते थे। तो मैंने ये भुगता सारा। मगर जब मैं बाहर बैठा था और एहसान मानी साहब को चेयरमैन, मैं रिज़ाइन करके आया, और 2018 में जब इमरान खान साहब आए, मैंने कहा मैं नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि उनका हक है एज़ प्राइम मिनिस्टर कि वो किसी को नॉमिनेट करे एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने फिर एहसान मानी साहब को नॉमिनेट किया। वो 3 साल के करीब वो रहे, और मैंने किसी स्टेज पे भी उनकी तनकीद नहीं की, कोई उनके ख़िलाफ़ इंटरव्यू नहीं दी। हालांकि मुझे बड़े सख्त एतराज़ थे उनके स्टाइल के ऊपर, उन्होंने जो इक़दाम किए, उन्होंने जिस लोगों को हायर किया और जिस तरीके की पॉलिसीज़ की, मगर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने इसलिए नहीं कहा कि लोग ये कहेंगे कि खट्टे अंगूर, आप बाहर हैं तो इसलिए बिल्कुल अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, रहने दें, अब मीडिया अपना खुद एहतसाब कर ले, मीडिया को कहने की परफॉर्मेंस देख ले। तो मैंने नहीं किया। रमीज़ राजा साहब आए, सबसे पहले मैंने उनको मुबारक दी वाया व्हाट्सएप, और बाय द वे जब एहसान मानी साहब आए तो वो भी सबसे पहला काम उन्होंने किया, वो मुझे मिलने आए,
कि मुझे बताएं क्या है क्या नहीं, और मैंने पूरी ब्रीफिंग दी उनको। उसके बाद उनको खान साहब के इंस्ट्रक्शंस आए कि सेठी को काटो और इसके ऊपर केसेस करो और ये करो और वो करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। तो फिर मानी साहब दूर हो गए और उन्होंने जो कर मेरे खिलाफ कर सकते थे उन्होंने किया। ओके। अच्छा, अब रमीज़ राजा साहब को भी मेरा ख्याल है मैसेज मिल गया खान साहब से कि तू है ना यारी दोस्ती कर सेठी ना, तो वो भी दूर हो गए। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा, मैं भी चुप करके बैठा रहा। अब जब गवर्नमेंट तब्दील हुई जी, तो इशू ये नहीं था कि चेयरमैन कौन बनेगा, इशू ये था कि किस किस्म की कौन सी आइन प्रिवेल करेगी। ओके। जब हम आए थे तो उस वक्त 2014 की आइन लेके आए थे। एक मखसूस आइन थी जो कि ICC से एक्सेप्ट करवाई गई थी, जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर था, जिसके अंदर रीजन्स और डिपार्टमेंट्स थे।